आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं हाँ यही प्यार है। प्रेम पारस है जिसे छू ले उसे कुंदन कर दे। प्रेम सफ़र है जिसे लग जाए उसे मुसाफिर कर दे। प्रेम नशा है जिसे हो जाए उसे देवदास कर दे। प्रेम तपस्या है जिसे हो जाए उसे फ़कीर कर दे। प्रेम सुगंध है जिसे हो जाए उसे चंदन कर दे। प्रेम वो शय है जो मैं और तुमको मैं कर दे। 28 अक्षर का छोटा सा शब्द प्रेम प्यार अपने में कितनी विविधता लिए हुए है। युगों से लोग प्यार करते आ रहे हैं। कुछ प्यार में बन जाते हैं, कुछ मिट जाते हैं, कुछ कश्मकश में ताउम्र गुजारने के बाद भी जान ही नहीं पाते कि आखिर प्यार क्या है। क्या किसी को टूट के चाहना प्यार है? ज़रूरी तो नहीं कि बदले में वो भी आपको वैसा ही चाहे। तो ऐसा प्यार तो एक तरफा हो गया। तो प्यार में क्या ये ज़रूरी शर्त है कि जिसे हम चाहें वो भी हमें चाहे तभी प्यार संपूर्ण होता है? फिर अगर दोनों एक दूसरे को चाहते भी हों तो ये बैरी समाज उनका दुश्मन बन जाता है, उन्हें मिलने नहीं देता। हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फहाद, रोमियो जूलियट, अनेकों ऐसे नाम हैं प्रेमियों के जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते करते कभी मिल ना सके और इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराकर अमर हो गए। कहते हैं प्यार अंधा होता है, इसमें उम्र रंग रूप छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखा जाता और बस प्यार हो जाता है। जिससे होता है उसके लिए मर मिटने को जी चाहता है, उसके बिना एक पल भी काटना मुश्किल हो जाता है। और प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। आजकल की आधुनिक ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया है, तो स्वाभाविक है कि प्यार के मायने भी बदले हैं। अब प्यार को चीज़ों से तोला जाने लगा है, जितने ज़्यादा उपहार उतना प्रगाढ़ प्यार। तभी तो फरवरी का पूरा महीना ही इस प्यार के माह को समर्पित कर दिया गया है। पर क्या इस तरह के प्यार में असली प्यार होता है या सिर्फ जवान दिलों का साथ साथ धड़कने का नशा भर का है ये प्यार? उम्र का तकाजा, गुलाबी मौसम की आहट, जमा दिलों की नज़दीकियाँ और समाज का माहौल एक ऐसा समा बांधता है कि सब प्रेम में हो उठते हैं। कोयल की कूक, बागों में बहार, खेतों की फूली सरसों और लाल पलाश से दहकती जंगल युवा दिलों को परस्पर आकर्षण में मदहोश किए जाते हैं। पर उसके बाद जब ये ज्वार ठंडा होता है तो क्या तब भी वहाँ प्यार रहता है? प्रश्नों के कुछ इन्हीं बवंडरों से जूझती कहानी की नायिका पलक, जो अपनी उम्र के कई वसंत इस उम्मीद में गुजार चुकी है कि वो जब तक सच्चा प्यार नहीं पालेगी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगी। उसके माँ बाप, भाई भाभी, दीदी, जीजा जी सब परेशान हैं कि इसकी प्यार की खोज कभी खत्म होगी भी या नहीं। हाथों में मेहंदी लगाने की उम्र अब बालों में लगाने पर आकर रुक गई है। पर पलक को यकीन ही नहीं हो पा रहा कि क्या यही प्यार है। देखते हैं एक मिडिल क्लास लड़की की रोचक दास्तान इस कहानी के माध्यम से कि उसका उसके प्यार का इंतज़ार कभी ख़त्म होता भी है या नहीं। अजी सुनती हो? हरिदयाल कब से पत्नी श्यामा को आवाज़ लगा रहे थे। आई। चाय का प्याला उनके हाथ में थमाते हुए वो बोली, ज़रा देर हो जाए तुम्हें चाय में तो सारा घर सर पर उठा लेते हो। नहीं रे, चाय की वजह से नहीं, मैं तो तुम्हें सामने वाले घर की ताज़ा न्यूज़ बता रहा था। लगता है इनके इकलौते लड़के आशीष ने किसी से शादी कर ली है। कुछ हलचल सी है घर में। क्या? आशीष की शादी? इतनी चुपचाप? अकेला लड़का है, उसकी मम्मी से तो अक्सर बात होती थी। वो तो खूब धूमधाम से करती है शादी, कहती थी बड़े अरमान है दिल में। तभी आशीष और सलवार सूट में उसकी नई नवेली सुंदर सी दुल्हन हाथों में लाल सफ़ेद रंग का चूड़ा पहने नजर आई और साथ में थी जानकी। बालकनी में लगी तुलसी पूजन को लाई थी बहू को शायद। श्यामा ने ध्यान से देखा, लगा लड़की पंजाबी है और जानकी तो पक्की ब्राह्मण थी। वो जानती थी कि उनकी रसोई में कोई काम वाली तक नहीं घुस पाती थी कभी। अपने नियमों की बहुत पक्की थी। और अब अंदर जाती विवाह इकलौते लड़के का। हरिदयाल बड़बड़ाए, समय बदल रहा है। हे भगवान, आजकल ये बच्चे प्यार के नाम पर कुछ भी करते हैं। कब से परेशान थी जानकी, चलो हुई तो शादी कम से कम। श्यामा ने चैन की सांस ली। और एक हमारी साहबजादी हैं, उन्हें कोई समझ ही नहीं आता। भगवान जाने वो कौन सा शुभ दिन आएगा जब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे। तभी पलक वहाँ आई। अब किसकी शादी देख ली आप दोनों ने, जो फिर से मुझे कोसना शुरू कर दिया? कैसी बात करती है बेटा? श्यामा बोली, हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा बुरा चाहेंगे क्या कभी? देख, सामने वाले आशीष ने शादी कर ली। अरे वाह, देखो ज़रा, एक और विकेट डाउन हुआ। वो हंसी। पता नहीं लोगों को कैसे एक दूसरे पर विश्वास हो जाता है। मुझे तो कभी कोई मिलता ही नहीं।
अरे बिटिया, जब किसी से शादी करोगी, संग रहोगी, तो धीरे धीरे प्यार भी हो ही जाएगा। हम लोगों को तो पता भी नहीं होता था कि किसके संग शादी हो रही है, फिर भी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है ना। कोई दिक्कत आई क्या अभी तक? बस माँ, तुम तो रहने ही दो अपनी। खूब जानती हूँ आपका और बाबूजी का प्यार। पलक अपने कमरे में आ गई और किसी किताब के पन्ने पलटने लगी। कुछ देर में ही उसका जी उकता गया। आज माँ की बात से वो विचलित हो गई थी। बचपन से आज तक देखती आ रही थी कि वो अपनी माँ को कैसे सुबह सवेरे उठकर सबके लिए चाय बनाती, सबके टिफ़िन लगाती, सारे घर की झाड़ू बुहार करती, कपड़े धोना, सुखाना, तय करना, प्रेस करना, फिर रात का वही सब काम और देर रात बाबूजी के पैर दबाते हुए सो जाना। कितनी बार बाबूजी खाना खाती और माँ हाथ में पंखा लेकर झलती रहती। वो अपनी थाली में कटोरी में कुछ झूठन छोड़ देती और माँ से कहते, तू इसी में परोस कर खा लेना, और माँ बड़े प्यार से उसमें खा लेती। नन्ही सी पलक को समझ ही नहीं आता कि माँ की छोटी थाली में क्यों खाती है। बड़ी हुई तो पता चला कि ऐसा करने से पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। बकवास है ये सब। क्या पति अपने पत्नी की छोटी थाली में खाना खाकर प्यार बढ़ाते हैं कभी? ये सब औरतों को अधीर रखने के तरीके हैं बस। वो याद करती वो वक्त जब बाबूजी देर रात को कभी कभी छूमते हुए घर लौटते, कैसे माँ उन्हें संभालती थी, उनके दिन भर के बदबूदार जूते मोजे भी खुद उतारती और मुंह की दुर्गंध भी सहन करती और एक एक ग्रास तोड़कर उन्हें खाना खिलाती और सुलाती। कभी कभी देर रात माँ बाबूजी के कमरे से अजब तरह की आवाज़ें आती और नन्ही पलक सहम कर उठ जाती। साथ सोई बड़ी बहन उसे पुचकार कर सुला लेती और सुबह माँ के चेहरे पर कुछ निशान देख वो बहुत कुछ पूछना चाहती, पर कभी कोई जवाब ना पाती। और ये माँ कहती है कि संग रहने से प्यार हो जाता है। क्या यही प्यार है? अगर हाँ, तो नहीं करना मुझे ऐसा प्यार। मुझे नफरत है इस प्यार से। कि वो बड़ी होने लगी ये संबंध तब और समझने लगी जब दीदी की शादी हुई। सुरेखा दीदी बहुत खुश थी तुषार जीजू के साथ। दोनों पूरा एक हफ्ता गोवा में बिता के आए थे। अचानक से ही कल वाली सुरेखा दीदी आज शादी के बाद बदल गई थी। जब भी जीजू पास होते, उनके लबों और गालों की लालिमा बढ़ जाती, पलकें नशीली होने लगती और हाथ पैर लड़खड़ाने लगते। पलक सोचती कि क्या इसे प्यार होना कहते हैं? जीजू भी कैसे भंवरे की तरह जीजी के पास मंडराते हैं। फिर दोनों के प्यार की निशानी संजो मिनी आ गई दोनों के बीच, पर पता नहीं उनके बीच का प्यार कहीं खो गया। अक्सर जीजू को अपने दीदी को डांटते देख वो बौखला जाती। क्या इस प्यार की उम्र इतनी छोटी होती है? अगर प्यार ऐसा ही होता है तो नहीं पड़ना मुझे प्यार व्यार के चक्कर में। कल तक तुषार जीजू कैसे सुरेखा दीदी के दीवाने हुआ करते थे। हर वक्त उनके तारीफ के पुल बांधते, संग घूमना फिरना, रोज़ नए गिफ्ट्स लाकर उन्हें खुश करना, ये सब कितना पसंद था उन्हें। फिर अब अचानक हो क्या गया? क्या दीदी में वो आकर्षण नहीं रहा अब? अगर वो प्रौढ़ हो रही हैं तो जीजू भी कौन से जवान हैं? ये क्या नियम है हमारे समाज में? सारे बंधन नियम क्या सिर्फ औरतों के लिए बने हैं? उसका जवान मन विद्रोही हो जाता और जब भी सुरेखा दीदी से इस बारे में कुछ पूछना चाहती वो उसे चुप करा देती, ये कहकर, मेरी प्यारी गुड़िया, अभी तक किसी से प्यार नहीं किया ना तुमने, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। जब प्यार कर लोगी एक बार फिर देखेंगे। तो प्यार के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि औरत अपना मान सम्मान भी भूल जाती है? क्या केवल औरत के हिस्से में ही सारे समझौते होते हैं? मैंने कभी किसी आदमी को तो ऐसा करते नहीं देखा। वो सोचती रह जाती। पलक का बड़ा भाई अनुज शुरू में बहुत शर्मीला था। हर वक्त किताबों में सर खपाना, छोटी बहन पलक पर नज़र रखना, कहाँ जा रही है, किससे मिलती है, ये उसके प्रिय काम थे। हालांकि पलक को उसकी अपनी जासूसी करना फूटी आंख नहीं सुहाता था, पर वो क्या कर सकती थी? उसके पापा की हरी झंडी भाई के हाथ में थी और उसका कोई भी विरोध ऐसे में बेकार हो जाता। कुछ समय तक वो तो उसके संग साय की तरह रहा, लेकिन पलक खुद ही किसी शरारत में नहीं थी। लड़कों से तो वैसे ही दूर भागती थी, इसीलिए धीरे धीरे वो उसके प्रति लापरवाह होता गया। फिर वो दोनों कॉलेज में आ गए। अनुज उससे सीनियर था 2 साल। पलक को महसूस हुआ कि अर्जुन भैया काफ़ी बदल गए हैं यहाँ आकर। अब तो वो अक्सर लड़कियों से घिरे रहते हैं। पलक अक्सर सोचती रहती कि भैया हैं ही इतने हैंडसम कि बेचारे लड़कियाँ भी क्या करें। कहने को गेहूँ रंग था, पर शरीर का गठन ऐसा जैसे जिम जाकर बॉडी बनाई हो। लंबा कद, आत्मविश्वास से भरा हुआ। जब से कॉलेज आया था वो शर्मीला युवक एक कॉन्फिडेंट स्कॉलर और फुर्तीला बास्केटबॉल प्लेयर बन चुका था, जो गिटार ऐसा बजाता कि सारा कॉलेज का रॉक स्टार था।
सबके चहेता और कॉलेज की पहचान। उसी दौरान उनकी ज़िंदगी में अरुणा आई और दोनों पहली नज़र में ही अपना दिल हार गए। उन दोनों के बीच की दूरियां इतनी जल्दी मिटी कि पलक को बड़ा अजीब लगता। यार, आप एक चप्पल भी खरीदते हो तो 10 जगह देखकर ट्राई करते हो, ब्रांड भी चेक करोगे, रंग भी देखोगे, चलेगी कितना और कीमत भी ज़रूर देखोगे। पर दोस्त बनाते उसे लाइफ पार्टनर बनाते हुए इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकती हो? ये बात उसके गले नहीं उतरती। उसने दबी जुबान ये बात घर में उठाई थी, तब बाबूजी अब कितना बदल गए हैं। उनके कोई रिएक्शन नहीं थी इस बात पर। सुनकर अनसुना करना कोई उनसे सीखे। पलक को बहुत अजीब लगा। क्या जवान बेटों के आगे इतने बेबस हो जाते हैं माँ बाप? अनुज भैया भी कैसे हर वक्त माँ के पल्लू से चिपटे रहते थे, और अब क्या हुआ जो एक लड़की, अनजान लड़की के आने से सब कुछ बदलने लगा? कुछ ही दिनों में अरुणा अनुज की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई थी और फिर एक नया रूप देखा पलक ने प्यार का। शुरू के महीने उनका हनीमून चलता रहा। वो बाहर घूमने जाते, ज़्यादातर बाहर ही खाते पीते, घर में भी अपने कमरे में ही बंद रहते दोनों। वो तो काफ़ी बड़ा मकान था उनका, तो कोई समस्या ना होती। पर पलक को लगता कि आखिर कब तक? ये भी कुछ सालों में दीदी जीजू की तरह हो जाएंगे। पहले वो दोनों भी तो कितना प्यार करते थे एक दूसरे को। पलक को ये सब प्यार व्यार एक पहेली सा लगता। ये कैसा प्यार होता है जिसका ज्वार इतनी तेज़ी से उठता है, उसमें उतार उससे भी ज़्यादा गति से आता है? इसका मतलब कि प्यार से शारीरिक आकर्षण का नाम है। ये भी एक भूख है और चीज़ों की तरह। भूख खत्म, प्यार खत्म। छी, ये भी कोई प्यार हुआ? पलक खुद से ही ढेरों सवाल जवाब करती और बार बार यही निश्चय करती कि उसे इन चक्करों से हमेशा दूर ही रहना है। उसके साथ कितनी संग पढ़ने वाली लड़कियां थीं, सभी का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड था। वो लोग आपस में जब भी मिलती उनकी बातें करती और एक दूसरे को छेड़ती और पलक को उकसाती। तो क्या इस उम्र में जोगन बनी रहती है? इतनी खूबसूरत है, क्या गोरा रंग, इतने प्यारे फीचर्स, रेशमी बाल और छरछरी सी काया। तू ज़रा इशारा कर दे, एक से एक लड़कों की लाइन लग जाएगी। पर पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती है हरदम। वो फीकी हंसी हंस देती। कैसे बताऊं लोगों को कि मुझे इनकी बातों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं। मुझे चिढ़ है इस तरह की बातों से। घर जाती तो वहाँ भी यही सब। पिछले ही दिनों उसकी माँ की कोई दूर की रिश्तेदार आई थी उनके घर। पलक की खूबसूरती से रीझ गई थी वो, और झट एक अपने परिचित का रिश्ता बताया था माँ को पलक के लिए। माँ भली भांति जानती थी पलक का जवाब, फिर भी उन्होंने उसके विवरण पलक को दिखाए भी, और पलक का वही रटा रटाया जवाब कि मुझे अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना। बहुत गुस्सा आया था उसे जब वो रिश्तेदार ने माँ से कहा था, डॉक्टर से बात कर ले श्यामा, लगता है तेरी बेटी में कोई कमी तो नहीं है कहीं, इलाज करा इसका किसी अच्छे डॉक्टर से। बहुत रोई और चीखी चिल्लाई थी वो। ये इन औरतों को क्या मतलब दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की? अपने घर में बहू बेटियां सुनती नहीं, चली आती हैं दूसरों के घर की सुख शांति छीनने। माँ ने उसे शांत किया था कि हम किसी दूसरे का मुंह नहीं रोक सकते। जिस समाज में रहते हैं वहाँ के कुछ कायदे कानून होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। लीक से हटकर काम करोगी तो 4 बात सुननी ही पड़ेगी। या तो उनके अनुसार काम करो, नहीं तो इतना जिगर पैदा करो कि लोगों की बातें सुन के अनसुनी कर सको। उसे माँ की बात में तर्क नज़र आया। क्या गलत कह रही है माँ? इनफैक्ट पहली बार बहुत वजनदार बात कही उन्होंने। और फिर पलक ने निश्चय किया कि वो अब किसी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। हमारे समाज में लड़कियों का माँ बाप होना आसान नहीं, क्योंकि हर समाज कोई ना कोई बात उठाकर लोगों के पीछे लगा ही रहता है। अगर उनकी शादी हो जाए तो भी ये समाज नहीं जीने देता। अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, मसलन वो ससुराल के अत्याचारों से तंग आकर मायके लौट आए और कहीं बाय चांस वो शादी ना करने पर उतारू हो जाए, तो तरह तरह की बातें करते हैं लोग। किसी के से चक्कर चल रहा है शायद। अरे आजकल लड़कियां जिम्मेदारी लेने से डरने लगी हैं। लिव इन में रहती होगी किसी के साथ, छोड़ तो नहीं दिया किसी ने। 1000 मुंह और 1000 बातें। कितनी अजीब बात है कि किसी के लिए बोलते वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचते लोग कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। सबके घर में बेटियां भी हैं,
बहुएं भी। कल को कोई आपके बेटा बहू के लिए कुछ कहे तो कैसा लगेगा आपको? श्यामा आसपास की महिलाओं के रोज ताने सुनकर परेशान रहने लगी थी। परसों ही कहीं कीर्तन में होकर आई थी और बहुत चिड़चिड़ी होकर लौटी थी। समझती क्या है औरतें खुद को, वो बड़बड़ा रही थी कि हरिदयाल बोले, किस पर गुस्सा हो रही हो आज? किसने भीड़ के छत्ते में हाथ लगाया आज? वो मजाक करते बोले, देखो जी, बाहर के ही लोग काफ़ी हैं बकवास करने के लिए। बिना बात अब आप ना शुरू हो जाओ। लेकिन कह देती हूँ मैं, अपने दोस्त श्रीवास्तव जी को कह देना कि उनकी मिसेस मेरे से पंगा ना लिया करें। क्या सुषमा भाभी ने कुछ कहा तुम्हें? हरि आश्चर्य से बोले, वो तो पिछले दिनों खुद ही बहुत परेशान थी अपनी बहू के कारनामों से। अपनी कौन देखता है? पूरा सा मुंह बनाकर श्यामा बोली, जब से पलक के बैंक में जॉब लगी है आग लगी पड़ी है सबके दिल में। सीधे तो कह नहीं पाई कि दिल जलता है, एक लड़की सीधे ऑफिसर बन गई, बस लगा दिया तुरुप का पत्ता मेरे सामने। आजकल तो बेटियों की तरी खाई जा रही है। मन आया कि मुंह तोड़ दूं। इस उम्र में आई तो थी हरि कीर्तन के लिए और बातें करती है ऐसी। शर्म नहीं आती लोगों को? अरे अम्मा, किस पर बरस रही हो? पलक कमरे में घुसते हुए बोली। श्यामा और हरिदयाल दोनों ने झट टॉपिक बदल दिया। दिन भर की थकी हारी बेटी आई है अभी, अपनी शादी का जिक्र सुनकर या उस पर कोई ताना मारे उसे फूटी आंख नहीं सुहाता। तू बता बेटी, जॉब में कैसा लग रहा है? उसके पापा कहने लगे और पलक सुनाने लगी दिन भर की दास्तान। जब से पलक की जॉब लगी थी वो घर लौटकर छोटी से बड़ी सारी बातें अपनी माँ को सुनाया करती। उसके पापा भी उसे अपने अनुभव सुनाते और वो उनसे जॉब की बारीकियाँ सीखती। माँ, आज बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या बनाया है तुमने? ओह बेटा, आज मैं कीर्तन चली गई थी, खाना तैयार नहीं है। चल जल्दी से कुछ बना देती हूँ। आलू उबले रखे हैं, धनिया टमाटर पनीर सब काट के रख गई थी। फ्रिज से बाहर निकालती हूँ अभी, तू फ्रेश होके आ। तब तक मैं आलू टमाटर मटर पनीर की सब्ज़ी छौंक देती हूँ और फुलके सेक लेती हूँ। तेरे पापा टेबल लगा लेंगे तब तक, चल जल्दी आ। पलक तब तक हाथ धोकर चेंज कर कर किचन में आ गई थी। माँ, मैं बूंदी का रायता और बना लेती हूँ, थोड़ा सा सलाद भी काट लेती हूँ। तुम जानती हो ये सिंपल खाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सीधी तरह से बता, तुझे क्या बात बतानी है मुझे? तो जब भी इस तरह रसोई में आती है, मतलब तुझे अपनी माँ से कोई ऐसा सीक्रेट कहना है जिसे बताए बिना तुझे खाना भी हजम नहीं होगा। माँ, आप भी बड़ी वो हो। पलक झेप गई। चल अब जल्दी बता, तेरे पापा आ जाएंगे फिर। माँ, दरअसल मेरे ही साथ एक दूसरे एम्प्लॉय ने भी बैंक ज्वाइन किया है। हालांकि हमारे काउंटर्स अलग अलग हैं, कम ही वास्ता पड़ता है एक दूसरे से, पर वो मेरे पास चक्कर लगाता ही रहता है, कभी किसी बहाने कभी किसी। तो पसंद आ गई होगी उसे, माँ ने छेड़ा। आप भी औरों की तरह बन गई हैं माँ, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। पलक बच्चों की तरह बोली। क्या नाम है उसका? माँ ने पूछा। शायद मिस्टर रोहतगी या रस्तोगी। असल में शुरू में एक आध बार मैंने उसे नया समझकर कुछ हेल्प कर दी है। राजस्थान के किसी गांव से है, बेचारा काफ़ी दूर से है, यहाँ अकेला है, कहीं रहने का इंतज़ाम भी नहीं हुआ अभी। मुझे सहानुभूति हुई सोचकर, लेकिन भलाई का तो ज़माना ही नहीं। अब वो मेरी टेबल के चक्कर ही काटता फिरता है। कभी बैठ के पूछ लेना कि क्या चाहता है तुझसे, माँ ने सुझाव दिया। पलक और श्यामा बड़ी अच्छी दोस्त थी, आपस में सारी बातें शेयर कर लेती। जवान होती लड़कियाँ अपनी माँ की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। पलक भी अपनी माँ से कभी कुछ ना छिपाती थी। ऐसे ही श्यामा देवी भी पलक से हर बात खुल कर लेती। हरिदयाल अक्सर इस बात पर बौखला जाते कि दोनों माँ बेटी की खूब खिचड़ी पकती है, और अगर मैं पूछ लूँ कि क्या चल रहा है तो दोनों ही बात छिपा जाती हैं।
आज भी जब वो आए और कहने लगे कि आप दोनों का 2 मिनट में बनने वाला खाना कब तैयार होगा, बस पापा लग गया समझो। चुटकी बजाते पलक बोली और थोड़ी देर में वो तीनों डाइनिंग टेबल पर थे और खाना खाने लगे थे। सुनो जी, हरिदयाल बोले, हमारा ऊपर वाला पोर्शन खाली पड़ा है। जब से अनुज और उसका परिवार बाहर चले गए हैं, घर बड़ा सूना हो गया है। क्या कहती हो, उसे किराए पर उठा दें क्या? ये बैठे बिठाए आपको क्या सूझी? जवान लड़की है घर में, किसे देंगे ऐसे में? माँ, मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो मुझे कोई बरगला लेगा। पापा, आपको जो ठीक लगे करो, कम से कम मेरी तरफ से कोई मना ही नहीं। लेकिन पापा, हमें ज़रूरत तो नहीं है अब किराए की। वो ही तो, माँ भी झट से बोली। ठीक है पापा, किसी ने मुझसे पूछा था तो आपसे सलाह लेने को पूछ लिया। मुझे लगा हम 3 से भले 4, कोई ऊपर रहेगा तो वहाँ की सफाई होगी, रोज़ लाइट जलेगी कमरे में, अच्छा लगेगा। फिर पलक भी जब अपने घर की हो जाएगी तो हम दोनों बुढ़े बुढ़ियाँ अकेले ही तो रह जाएंगे। माँ, पलक ने गुस्से से पापा को देखा और वो दोनों हंसने लगे। माँ, मुझे 1 महीने की ट्रेनिंग पर आउट ऑफ स्टेशन जाना होगा, उस दिन पलक ने घर आते ही बताया। तो हरिदयाल और श्यामा उदास हो गए। 1 महीना बहुत लंबा समय है ये तो, सहसा माँ के मुंह से निकल गया। और जब ससुराल चली जाएगी तब क्या करोगी? अभी 1 माह ही बहुत लग रहा है, हरिदयाल कहने लगे। बताया ना आप दोनों को कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, पलक ने दृढ़ता से कहा। तो अभी भी चलें तेरे साथ हम दोनों, माँ बोली। नहीं माँ, मैं बैंक परिसर में ही रुकूंगी, वहाँ दूसरे एम्प्लॉय भी होंगे, आप लोग सारा सारा दिन बोर हो जाओगे। चल तो फ्रेश होकर आजा जल्दी से, फिर खाना खाते हैं, माँ ने कहा। तो पलक वॉशरूम में घुस गई। हरिदयाल हौले से पत्नी के कान में फुसफुसाकर बोले, तभी तो कहता हूँ कि किराएदार रख लो। अभी चुप रहो, देखते हैं बाद में। पलक सुन लेगी तो लंबा लेक्चर देने बैठ जाएगी। क्यों? उसने उस दिन कहा तो था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हम इतना क्या सोच रहे हैं? मैं मिस्टर शर्मा से बात करूँगा, वो बता रहे थे किसी के बारे में। ठीक है पापा, अभी तो चुप रहो। क्यों चुप करा रही हो माँ पापा को? पलक आते हुए बोली। देख ले बेटा, कैसी बेकदरी है तेरे बूढ़े बाप की इस घर में। हरी मासूम सा मुंह बनाते हुए बोले। पलक खिलखिला दी। मेरे पापा को ज़्यादा परेशान ना किया करो आप माँ। श्यामा हंसी। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल इमरती जैसे सीधे हो, बस मैं एक टेढ़ी हूँ इस घर में। खाना खाने के बाद हरिदयाल ने पलक से किराएदार की बात छेड़ दी। आज काफ़ी अच्छे मूड में दिख रही थी वो। पापा देख लें, एक तो नौकरी वाला हो, कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली ना हो, मतलब छोटे बच्चों का शोर वगैरह ना हो तो अच्छा है। ठीक है ना माँ, बाकी आप लोग जैसा ठीक समझें। हरिदयाल खुश हो गए। कितनी समझदार है मेरी बिटिया, बिल्कुल मुझ पर गई है। तो विवाह के लिए क्यों नहीं मना लेते इसे? माँ ने धीरे से कहा, पर पलक ने सुन लिया था। वो चिढ़कर बोली, कभी कुछ और भी सोच लिया करो माँ, सारे ज़माने की फ़िक्र छोड़कर बस आपको मेरी शादी की चिंता रहती है। पलक तुनक गई। चल चल, तू अपनी पैकिंग कर, कल ही निकलना है ना तुझे। हरी बोले तो पलक झट अपने कमरे की ओर चल दी। पलक चली गई थी और उन दोनों को घर का सन्नाटा काट खाने को दौड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि पलक सारे दिन घर में ही रहती थी, पर सुबह जाकर शाम को तो आती ही थी और दोनों माँ बाप उस समय के इंतज़ार में पूरा दिन आसानी से काट लेते थे। पर अब उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे में कोई अचानक घर आ जाए तो कितना अच्छा लगता है। वो ही उस दिन हुआ जब घंटी बजी तो हरिदयाल जल्दी से दरवाज़ा खोलने उठे। उठते हुए वो एक कुर्सी से टकरा गए। संभल के, श्यामा चीखती सी बोली। क्या हो गया था? ऐसे भागे जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हों। कोई आना है क्या? तब तक हरी दरवाज़ा खोल चुके थे। पड़ोस वाले मिस्टर शर्मा जी के साथ एक सुदर्शन युवक था। आइए आइए, बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हुए हरिदयाल बोले।
श्यामा देख रही थी कि एक सुंदर सा लंबा आकर्षक व्यक्तित्व का धनी युवक शर्मा जी के साथ अंदर घुसा। उसने उन दोनों के चरण स्पर्श किए। उनका दिल बाग बाग हो उठा। रूपवान ही नहीं, संस्कारी भी है। जुग जुग जियो बेटा, आशीष देते हुए वो बोले और निगाह भर के उसे देखने लगी। काश ऐसा कोई सलोने रूप वाला व्यक्ति ही मेरा छोटा दामाद बन जाए तो कितना अच्छा हो। उनके मन में उसे देखते ही ख्याल आया, कहाँ खो गई अनुज की माँ। रास्ता छोड़ो, हरिदयाल बोले तो वो हड़बड़ा के एक तरफ हो गई। सॉरी बेटा। नमस्कार भाई साहब। शर्मा जी को देखते वो बोली, कैसे आना हुआ? बस यूं ही मिलने चला आया। फिर ये मेरे मित्र का परिचित है, अभी नौकरी ज्वाइन की है यहाँ। इसे कमरे की तलाश थी। मैंने सोचा आपके ऊपर का पोर्शन खाली है, पहले आपसे ही पूछ लूँ। श्यामा मुस्कुराई। जैसे छोटे बच्चे को मनपसंद खिलौना मिलकर खुशी होती है, वैसे ही वो उछल पड़ी। सचमुच ये सलोना सा युवक हमारे घर में रह सकता है। अचानक पलक का ध्यान आते ही उनके चेहरे की रंगत उतर गई। वो नकचड़ी कहाँ मानेगी, 10 बहाने बना देगी इसे ना रख पाने को लेकर। बिना बात में क्यों अपना भेजा खराब करूं? तो इन बाप बेटी को रुचेगा होना वही है। तभी हरिदयाल उससे बात करने लगे। श्यामा को उन्होंने चाय बनाने को कहकर अंदर भेज दिया था। जब वो चाय लेकर आई तो वो तीनों खूब ठहाका लगा रहे थे। जाओ मिठाई लाओ अनुज की माँ, अब से ये हमारे नए किराएदार हैं। प्रतीक नाम है इनका। बड़ा भला स्वभाव है इसका। बेचारा घर बार से दूर इस महानगर में घर ढूंढ रहा है। श्यामा को सहसा विश्वास ना हुआ। आज तो भगवान से जो मांगती मिल ही जाता। वो खुश हुई। चलो जल्दी चाय पी लो, फिर ऊपर जाकर इनको इनका पोर्शन दिखाता हूँ। हरिदयाल भी खुश हो और रिलैक्स दिख रहे थे। कौन कौन है तुम्हारे घर में बेटा? श्यामा ने पूछा। जी माँ पिताजी हैं, एक छोटा भाई है जो वहीं गांव में पढ़ता है। और तुम्हारी पत्नी? श्यामा ने डरते हुए पूछा। जी अभी अविवाहित हूँ, वो शर्माते हुए बोला। अरे वाह, वो झट से बोल पड़ी। जी। उसने आश्चर्य से उन्हें देखा। शर्मा जी भी भौचक्के रह गए। ये भाभी जी को क्या हुआ? सिर्फ हरि मुस्कुरा रहे थे मन ही मन। ये मेरी धर्मपत्नी भी निराली ही है। मन ही मन कितना कुछ पुण्य लेती है किसी भी सुदर्शन युवक को देखकर। श्यामा जी ने बात संभाली। दरअसल आजकल बच्चे बंधनों में नहीं रहना चाहते, तो शादी जैसे बंधन से जितने दिन दूर रह सकें अच्छा है। इस कारण मेरे मुंह से फिसल गया। फिर भी बेटा, अपने जीवन के अनुभवों से कह रही हूँ कि हर काम ठीक समय में हो जाए तो ही भला है। बाकी आप खुद समझदार हो। जी आंटी, अभी जॉब मिली है, वो सब भी देख लेंगे। ये सब काम माँ पिताजी ही करें तो अच्छा लगता है। मैंने सब उन पर छोड़ रखा है। ये ही तो भले घर के लड़कों की निशानी है। खुश रहो। श्यामा की आंखें गीली हो गई। प्रतीक बहुत आसानी से एडजस्ट कर गया था उनके साथ। वो दोनों भी खुश थे कि उनका अकेलापन कम हो गया था उसके आने के बाद। प्रतीक बेटा, हमें कल एक दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। प्लीज़ तुम घर का ख्याल रखना। वैसे तो कोई आता जाता नहीं है हमारे घर आजकल, लेकिन फिर भी। हरिदयाल बोले। जी अंकल, आप बेफिक्र होकर जाएं। कल संडे है, मैं घर पर ही रहूँगा। प्रतीक ने उन्हें निश्चिंत कर दिया। तुम हमारे रूम की चाबी रख लो, कोई ज़रूरत पड़े तो। श्यामा ने उसे चाबी देते हुए कहा। इसकी क्या आवश्यकता है आंटी? प्रतीक ने झिझकते हुए उनसे उनकी चाबी पकड़ी। दोनों ही निश्चिंत थे कि उन्हें घर बंद नहीं करना पड़ा। थोड़े ही दिनों में प्रतीक से एक आत्मीयता सी कायम हो गई थी उन दोनों की। अभी उन्हें गए कुछ ही समय बीता कि डोर बेल बजी। प्रतीक उसी वक्त नहाने के लिए वॉशरूम में घुसा था। ओह, ये कौन आ गया? कहीं आंटी का दूध वाला तो नहीं है? बड़बड़ाते हुए उसने नीचे आकर दरवाज़ा खोला। वो सिर्फ एक तौलिया ही लपेटे था शरीर पर। सामने पलक खड़ी थी। वो भौचक्का रह गया। आप यहाँ?
आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? उसने थोड़े आश्चर्य से पलक से पूछा। ए मिस्टर, ये सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ। भला तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो गुस्से से बोली। आपके घर में? वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरा घर है, मैंने रेंट पर लिया है। ओह आई सी, तो तुम हो वो किराएदार जिसका जिक्र पापा कर रहे थे। पलक की आंखें सोचने की मुद्रा में सिकुड़ गई। पापा, तो आप हैं दयाल अंकल की बेटी, लेकिन आपको तो नेक्स्ट वीक आना था, इतनी जल्दी? ए हेलो, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आऊँ। तुम कौन होते हो ये पूछने वाले? बाय द वे, मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम तो ऊपर वाले पोर्शन में हो, यहाँ क्या कर रहे हो? पलक ने रुखाई से कहा। प्रतीक से उसकी रुखाई छिप ना सकी। उसे अच्छा नहीं लगा, पर अपने मनोभावों को दबाता हुआ वो बोला, उन्हें अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा, आप उन्हें कॉल कर लें। लीजिए, ये चाबियाँ दे गए थे वो मुझे। उनकी तरफ घर की चाबी बढ़ाते हुए वो बोला। लापरवाही से पलक ने उससे चाबियाँ ली। मन ही मन बड़बड़ाई। बड़े घनिष्ठ संबंध हो गए हैं इन दिनों में। जी कुछ कहा आपने? प्रतीक बोला। फिर वो झेंप गया। वो एक तौलिए में था और पलक उसे गुस्से से घूर रही थी। आई एम सो सॉरी, मैं अभी हाजिर होता हूँ, कहते हुए वो झट अपने बाथरूम में चला गया। पलक को अभी भी गुस्सा आ रहा था। ये माँ पापा मेरे आने तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे क्या? इतनी भी क्या जल्दी थी किराएदार रखने की इन्हें? उसे बहुत बेचैनी थी उन दोनों से मिलने की। अचानक घर पहुंचकर उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी और ख़ुद ही सरप्राइज़ हो गई थी। इस प्रतीक से तो वो वैसे ही मेरा 36 का आंकड़ा था। ये ही वजह था किराएदार सारी दुनिया में। उसके सर में दर्द होने लगा सोचते हुए। चाय? अचानक इस आवाज़ से वो चौंक गई। एक भीनी सी परफ्यूम की खुशबू से महसूस हुई। उसने नज़र उठाकर देखा। मुस्कुराते हुए प्रतीक हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ा था। साथ में कुछ स्नैक्स भी थे। ये क्या है? वो प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखते हुए बोली। चाय? आप थक गई होंगी, अपने लिए बना रहा था, सोचा आपके लिए भी बना लूँ। प्लीज़ लीजिए, प्रतीक ने रिक्वेस्ट की उससे। उसने बेबस से प्रतीक के हाथ से चाय पकड़ी। मजबूरन उसे कहना पड़ा, बैठो तुम भी। प्रतीक मुस्कुराता हुआ वहीं बड़े पास के सोफे में धंस गया। और अपनी ट्रेनिंग ठीक रही मिस पलक? पलक को प्रतीक का साथ बिल्कुल नहीं भा रहा था। प्रतीक को ये महसूस हो रहा था, इसीलिए वो जल्दी से उससे इजाज़त लेकर अपने कमरे में चला गया। पहले उसका मन था कि वो पलक से कहे कि खाना कहीं बाहर से ऑर्डर कर देता है या दोनों कहीं बाहर ही चलें, पर पलक की बेरुखी देख उसे बहुत अजीब लगा। पता नहीं किस बात का इतना एटीट्यूड है इन्हें। इनके पेरेंट्स तो कितने सरल स्वभाव के हैं और ये किसी को कुछ समझते ही नहीं। किराएदार हूँ, कोई नौकर तो नहीं। मुझे लगा था कि हम दोनों संग नौकरी करते हैं तो खूब जमेगी इनके साथ, पर इनका तो दिमाग ही 7वें आसमान पर है, घमंडी कहीं की। उधर पलक को रह रहकर गुस्सा आ रहा था। सारे शहर के घर छोड़कर इसे बस मेरा ही घर मिला था रहने के लिए। बड़ा आया, मुझे इम्प्रेस करने के लिए चाय बना लाया, जैसे मैं फिदा हो जाऊंगी इसकी चाय पर। वैसे चाय बनी कितनी स्वादिष्ट थी, एकदम कड़क और मस्त। उसके अंतर्मन से आवाज़ आई, चुप। उसने खुद को डांटा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो हैंडसम लड़कों की परफ्यूम पर मर मिट जाऊँ। कितना तेज़ परफ्यूम लगा कर आया था, और पहले देखो कैसे तौलिया लपेट कर चला आया था। पल भर को उसका गठीला बदन, बाजुओं की मछलियाँ पलक की आंखों में तैर गई। कितने करीब से उसने पहले किसी को नहीं देखा था। उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर कि वो इन सब से अपना दिमाग हटा क्यों नहीं पा रही थी। कितनी अजीब बात है कि एक तरफ तो पलक को उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था और दूसरी तरफ उसका मन
बावरा सा होकर कभी उसकी चाय तो कभी उसके आकर्षक शरीर को याद कर रहा था। पलक को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी भीष्म प्रतिज्ञा को तोड़ने कौन चला आया है। तो क्या उसे भी और लड़कियों की तरह लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा है? उसने ज़बरदस्ती अपनी स्वाभाविक फीलिंग्स को दबा रखा था क्या? माँ भी तो कहती है कि ऐसा इस उम्र में सोचना कोई पाप नहीं। हर उम्र के कुछ तकाजे होते हैं जो सामान्यतः सबको होते हैं। नहीं नहीं, मैं ये सब क्या सोचे जा रही हूँ? क्या हो गया, क्या गया है मुझे? लगता है अकेलेपन से बोर हो गई हूँ। चल माँ पापा से फ़ोन पर बात करती हूँ। कहते कहते उसने फ़ोन डायल कर दिया। हेलो, हाँ बेटा, तू कब आ रही है? उधर से माँ की आवाज़ आई। तुम लोग बिना बताए क्यों चले गए? पलक ने गुस्से से कहा। मैं घर आ गई हूँ। क्या जल्दी आ गई? हमको लगा था अगले हफ्ते आएगी। फिर प्रतीक से मिली? अच्छा लड़का है, उसे ही रखा है तेरे बाबूजी ने किराएदार। एक वो ही मिला आपको बस? वो बड़बड़ाई। क्यों, तू जानती है उसे? कुछ हुआ क्या वहाँ? तू ठीक तो है ना? घबराई हुई माँ बोली। सब ठीक है, बस आप लोग जल्दी आ जाएं। पलक ने कहते हुए फ़ोन काट दिया क्योंकि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा था। पलक ने दौड़ते हुए दरवाज़ा खोला। सामने प्रतीक खड़ा था, हाथ में फूड पैकेट्स लिए हुए। लीजिए, ये आपके लिए, उसने कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आप क्यों इतनी फॉर्मेलिटी में लगे हुए हैं? मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ, पलक ने रुखाई से कहा। सॉरी, मुझे लगा कि आंटी अंकल की एब्सेंस में आपको कंपनी दे दूँ। बुरा लग रहा होगा आपको। जी नहीं, थैंक्स, आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। पलक रूडली तो बोल गई, लेकिन उसे खुद ही बुरा लगा। प्रतीक का चेहरा भी मुरझा गया था। वो झट बात संभालते हुए बोली, दरअसल खाना तो मुझे आपको देना चाहिए था बनाकर। लाइए, अब मंगवा ही लिया है तो संग बैठकर खाते हैं। वो सॉफ्ट हुई कुछ। अच्छा लगा प्रतीक को। वो मुस्कुराता हुआ अंदर कमरे में आ गया। उसने गौर से पलक को देखा। वो अभी नहा कर आई थी। आसमानी रंग की सुंदर मैक्सी पहने थी जिस पर सफ़ेद गुलाबी ढेरों गुलाब खिले हुए थे। उसका उजला रंग और सौंदर्य छन कर बाहर निकल रहा था। खिले गुलाब की पंखुड़ी की तरह उसके गुलाबी होंठ, भीगे बालों से टपकती रेशम की बूंदों से उसके लट उसके गोरे गालों को चूमती सी दिख रही थी। वो आपलक उसे निहारते लगा। पता नहीं क्यों पलक को भी उसका निहारना पहली बार बुरा नहीं लग रहा था। अनजान से बनती हुई वो टेबल लगाती रही और वो उसे देखता रहा। दोनों ने खामोशी से खाना खाया। बीच बीच में दोनों की निगाहें आपस में टकराती। हौली सी मुस्कुराहट दोनों के होंठों पर आती और फिर वो दोनों खाने लगते। लगता था कि दोनों ही ये चाहते थे कि ये खाना यूं ही चलता रहे, कभी ख़त्म ही ना हो। वो दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे इसी बहाने। अचानक से पलक को ध्यान आया कि वो वॉशरूम में गीज़र बंद करना भूल गई थी। वो तेज़ी से उठी और वॉशरूम की तरफ दौड़ी कि उसका पैर बराबर की चेयर में फंस गया। वो छिटक के सामने बैठे प्रतीक के ऊपर गिर पड़ी। उसका दूधिया उजला बदन प्रतीक की बलिष्ठ बाहों में था। पल भर को दोनों भौंचक्के रह गए। दोनों ही बेसुध होकर यूं ही बने रहते कि प्रतीक की जलती हुई निगाहों की तपन पलक को अपने शरीर पर महसूस हुई। वो एक मादक एहसास से सहर उठी और एकदम से उससे अलग हुई। सॉरी, मेरी गलती थी, वो फुसफुसाई। कहीं लगी तो नहीं आपको? प्रतीक होश में आता हुआ बोला। नहीं, आई एम ओके, गीज़र ऑफ करके आती हूँ, कहती हुई वो अंदर चली गई। बाथरूम में आकर उसने वहाँ की सिटकनी लगा दी। वो हाँफ रही थी जैसे मीलों दौड़ी हो। अपनी उखड़ी सांसों पर उसने काबू पाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो मादक स्पर्श उसे अभी तक सिहरने के लिए मजबूर कर रहा था। क्यों उसका मन किया कि प्रतीक उसे यूं ही थामे रहे। ये कैसा नशा था उसकी छुअन का? क्या यही प्यार है? इसे ही लोग प्यार कहते हैं शायद। पर अभी थोड़ी देर पहले तो मैं उसे बुरा भला कह रही थी और अब प्यार हो गया। हाँ,
ये भी कोई बात है भला, मेरा दिमाग सटक गया है। अचानक किसी से कभी छुआ नहीं है ना, तो आज उसके छूने से मुझे ऐसा लग रहा है। पलक खुद को समझा रही थी, तभी अंदर से प्रतीक की आवाज़ आई, आप ठीक तो है ना, मैं चलूँ अब? मैं ठीक हूँ, आप जाइए, वो वहीं से बोली। उसकी हिम्मत नहीं थी प्रतीक का सामना करने की। अगले दिन सुबह ही पलक के माँ बाप घर लौट आए। उन्हें खुशी थी कि पलक हफ्ता भर जल्दी लौट आई थी, साथ ही अफसोस था कि वो उसी दिन बाहर गए हुए थे। इतना अर्जेंट ना होता तो हम कभी ना जाते, फिर तेरे प्रोग्राम का कुछ पता भी तो नहीं था, माँ ने कहा तो पलक कहने लगी, पर मुझे आप दोनों के बिना घर बहुत सूना लगा। कुछ खाया ही नहीं कल से, रसोई भी बिल्कुल साफ पड़ी है, लगता है जैसे तूने चाय भी ना पी हो बना के। फिक्र करती माँ बोली तो पलक घबरा गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तबीयत ढीली थी इसीलिए बाहर से मंगवा लिया था खाना। अब आ गई हो आप, मेरे मनपसंद छोले चावल बनाकर खिलाओ ना माँ, बहुत दिन हुए आपके हाथ का खाना खाए हुए। पलक चाहती थी कि माँ को पता ना चल जाए कि प्रतीक ने उसके लिए खाना चाय बनाए या मंगवाए थे। मिली तू किराएदार से? श्यामा ने पूछा पलक से। अच्छा लड़का है, बेचारा घर से दूर बहुत मिस करता है अपने परिवार को। माँ, ये वही है जो मेरे साथ बैंक में है, पलक धीरे से बोली। अच्छा, माँ को आश्चर्य हुआ, ये तो बड़ा सीधा सा है, तुझे फिर कोई बात तो नहीं हुई? पलक ने उस बात को ज़्यादा तूल नहीं दी और अंदर चली गई। पलक अब प्रतीक को अवॉइड करने लगी थी, जब भी वो सामने पड़ता वो नज़रें चुरा लेती। कुछ वैसा ही हाल प्रतीक का भी था, वो भी पहले की तरह पलक के सामने सहज नहीं हो पाता। उस दिन की घटना के बाद दोनों ही एक दूसरे से कतराने लगे थे। पलक जब भी अकेली होती उसे प्रतीक की मजबूत बाहों का घेरा अपने चारों ओर महसूस होता और वो उस छुअन से सहर उठती। उसके दिलो दिमाग में अजब द्वंद्व चल रहा था। दिल कहता कि वो फिर से उस घेरे में खुद को बंधवा ले और दुनिया जिसे प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क कहती है वो भी उसके कुछ घूंट गले से नीचे उतार ले। कितना नशा था, उन्माद था उन क्षण में। फिर उसका दिमाग उसे धिक्कारता, तू भी फंस गई ना उसी शारीरिक आकर्षण के चक्कर में। सबकी बड़ी क्लास लिए फिरती थी, अब खुद की बारी आई तो सब भूल गई। सारे उपदेश ज्ञान की बातें सब दूसरों के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। क्या हो क्या गया है मुझे, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। किससे बात करूं, कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे समझेगा। माँ को बताऊं कुछ, वो सोचती, लेकिन क्या क्या ये कि मुझे प्रतीक से प्यार हो गया है, क्या ये कि मुझे भी अब शादी करनी है? हंसेंगी माँ, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। फिर प्रतीक के दिल में क्या है मैं कैसे जानूं? कहीं वो किसी और को ना चाहता हो, मेरा अच्छा खासा मजाक बन जाएगा। इसी वापों में दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन पता चला कि प्रतीक इस बार होली की छुट्टियों में अपने गांव जा रहा है। उस दिन आया था वो उसकी माँ बाबूजी से मिलने। ठीक है आंटी, फिर अब 1 हफ्ते बाद आऊँगा, उसने तिरछी नज़र से पलक को देखते हुए कहा। पलक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये जानकर कि वो जा रहा है, पर वो कुछ ना बोली, बस चुपचाप बैठी रही, नजरें नीचे किए हुए। दूसरी तरफ प्रतीक को बहुत निराशा हुई। अगर इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग होती तो मुझे देखती ज़रूर एक बार नज़र उठाकर, पर एक बार भी नहीं देखा। आज प्रतीक को गए हफ्ते से ऊपर हो गया था और वो अभी तक नहीं लौटा था। पलक बड़ी मुश्किल से एक एक दिन गिनकर उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने इस बीच सोच लिया था कि वो अपनी माँ को सब कुछ बता देगी इस बार। बस उसे इंतज़ार था प्रतीक के लौट आने का। एक बार खुलकर इजहार कर देगी उसके सामने। अगर वो भी कुछ उसकी तरह उसके बारे में महसूस करता होगा तो वो उसकी होने में अब देर नहीं लगाएगी। इतने दिनों में उसने प्रतीक से अलग रहकर ये अच्छे से जान लिया था कि वो उससे दूर नहीं रह सकती थी। उसे समझ आ गया था कि जब किसी से प्यार हो जाए तो उससे पल भर की भी दूरी कितनी पीड़ादायक होती है। वो इस बीच मन ही मन खुद को तैयार करती कि माँ बाबूजी से उसे क्या कहना है और कैसे कहना है। उसे लगता कि वो दोनों तो बहुत खुश होंगे जब उसके निर्णय के बारे में जानेंगे। उनकी तो सारी फिक्र है उसकी शादी ना होना ही था। उसके बाद तो बेफिक्र होकर वो तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे। अभी कल ही तो माँ उससे पूछ रही थी, और क्या सोचा है तूने अपनी शादी के बारे में? वहाँ गई थी, कोई पसंद नहीं आया तुझे? कैसी बात करती हो माँ, वहाँ मैं काम से गई थी, अब मेरे लड़का पसंद करने नहीं, वो झुंझला जाती। तो
यहीं कोई पसंद कर ले, श्यामा हंस के कहती। माँ, लड़के दुकान पर नहीं मिलते जो खरीद लाऊं। कहा ना, जब कोई पसंद आएगा तो बता दूंगी। उसे लगता कि माँ को आखिर क्या बताऊं प्रतीक के बारे में। अभी उसके दिल की बात भी तो मैं नहीं जानती, कहीं वो मुझ पे इंटरेस्टेड ना हुआ तो। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन पोस्टमैन एक पत्र देकर गया। हरिदयाल ने देखा तो खुशी से उछल गए। अजी, सुनती हो, अपने प्रतीक की शादी का कार्ड आया है, वो चहकते हुए बोले। पलक किचन में चाय बना रही थी। जैसे ही उसने ये सुना तो उसके हाथ से दूध का भगोना ज़मीन पर गिर गया। क्या हुआ? श्यामा दौड़ती हुई किचन में आई। देखा तो पलक का चेहरा धुले कपड़ों की तरह सफ़ेद पड़ रहा था। वो साक्षात गम की मूरत लग रही थी। क्या हुआ बेटी, तेरी तबीयत तो ठीक है? घबराई हुई माँ बोली। कुछ नहीं माँ, अचानक चक्कर आ गई, कमज़ोर आवाज़ में बोली। चल अंदर चलकर आराम कर ले, अपने प्रतीक की शादी है, देखती हूँ कब की है, किसके से कर रहा है। हमें भी तो चलना है। अभी तक धैर्य रखे हुए पलक अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और माँ के गले लग गई। क्या हुआ बिट्टू रानी, तू इतनी रो क्यों रही है? तुझे तो प्रतीक पसंद नहीं था, अब उसकी शादी हो रही है, वो शायद अपना ट्रांसफ़र भी करा लेगा यहाँ से। हमारी मुसीबत तो टली। पलक की हिचकियाँ बन गई। वो हकलाते हुई बोली, माँ ऐसा नहीं है, पता नहीं कब मुझे उस प्रतीक से प्यार हो गया, और अब देखो ना उसकी शादी हो रही है तो मुझे इतनी चोट लग रही है। तब तक हरिदयाल प्रतीक की शादी का कार्ड खोल चुके थे। उन्होंने वो कार्ड पलक के हाथों में थमा दिया। जरा पढ़कर सुनाओ पलक, मेरा चश्मा कहीं मिल नहीं रहा। बेमन से पलक ने पढ़ना शुरू किया। चिरंजीव प्रतीक का विवाह इश्मती पल क्या निर्मोही, मेरे ही नाम की लड़की मिली उसे। उसकी आंखें डबडबाई। पढ़ना बेटी आगे, माँ बेचैनी से बोली। पलक, सुपुत्री, श्रीमती और श्री हरिदयाल। क्या मजाक है ये, वो बौखला गई। उसके माँ बाप दोनों शरारत से उसे देखकर मुस्कुराने लगे। ये क्या है माँ, वो लरजती आवाज़ में बोली। हमारी लाडली बेटी पलक का उसके प्यार प्रतीक से प्रेम विवाह। दोनों मुस्कुराते हुए बोले। तो आप लोग पहले से जानते थे क्या? वो भौचक्की हो गई। जी, आप हमारी सुपुत्री हैं और हम भी आपके ही माँ बाप हैं। जिस दिन पहले दिन आए थे तेरे चेहरे हाव भाव से जान गई थी कि कुछ हुआ है तेरे साथ। तू बहुत बदली हुई थी, तेरा व्यवहार बहुत खोया हुआ सा था। मैंने बहाने से तुझसे पूछना भी चाहा पर तू टालती गई और मैंने जोर नहीं दिया। प्रतीक ने अपने दिल की बात मुझे शुरू में ही बता दी थी। मैंने उसे इजाज़त दे दी थी कि अगर तुम राज़ी होगी तो हमें कोई एतराज़ नहीं, पर तुम अपना झूठा घमंड तोड़ने को राज़ी नहीं थी, इसीलिए मजबूरन होकर हमें सबके लिए ड्रामा करना पड़ा। तो क्या बाबूजी भी इसमें शामिल थे? पलक की आंखें फैल गई। जी बच्चों, हरिदयाल हंसे। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। पलक का बुरा हाल था। उन सब ने मिलकर उसका अच्छा बेवकूफ़ बनाया था। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा प्रतीक पर आ रहा था कि कितना भोला और सीधा बनता था। कभी बात तक नहीं कि वो सब क्या ड्रामा कर रहे थे मिलकर उसके साथ। फिर वो अचानक शर्मा गई ये सोचकर कि उसकी शादी उसके सपनों के राजकुमार के साथ हो रही है। भले ही देर से सही, मुझे समझ तो आ गया था और उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे कि हाँ, यही प्यार है, और वो इसकी गिरफ्त में सर से पाँव तक डूब चुकी है। अब उसे इंतज़ार था उस पल का जब वो प्रतीक की दुल्हन बनेगी और उससे गिन गिन के बदले लेगी उस इंतज़ार के जो उसने पलक से करवाए थे। तभी श्यामा जी की आवाज़ से वो अपने सपनों की दुनिया से धरातल पर आई। अब जल्दी कर बिटिया, शादी में दिन बहुत कम रह गए हैं, हमें भी बहुत तैयारी करनी है। और वो शर्मा गई। प्यार की अनोखी चमक से उसका चेहरा दमक रहा था। फिर वो दिन भी आया जब वो पूरी विधि विधान के साथ प्रतीक की धर्मपत्नी बनी, और फिर वो रात आई जिसमें वो अपने पति अपने प्यार के प्रेम में सराबोर हो गई। आखिर उसे भी ये रोग लग ही चुका था। अब उसके मन से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, हाँ यही प्यार है। समाप्त।